नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। हम और आप भले महसूस नहीं करें, मगर दुनिया आज बेचैन हड़बड़ाई हुई है। इसके चलते कई बार शेयर बाजार लड़खड़ाए हैं। वजह ब्रिटेन में इस सप्ताह होने वाला जनमत संग्रह है। ब्रिटेन के लोग ये फैसला करने वाले हैं कि उन्हें यूरोपीय संघ में रहना है या नहीं। यूरोपीय संघ की सदस्यता को लेकर ब्रिटेन में जनमत संग्रह होना अनहोनी है। जो यूरोपीय संघ दुनिया का आदर्श है, जिसकी सदस्यता के लिए यूरोपीय देशों में छटपटाहट रही है, जिसके 10 तरह के फायदे हैं, उसको लेकर ब्रिटेन में पुनर्विचार हो तो यह न समझ में आने वाली बात है। मगर ब्रिटेन और यूरोपीय देशों के लोकतंत्र की माया अलग है। वहां के संविधान और जन अधिकारों में न नेताओं की चलती है और न लॉबियों की। याद करें 2 साल पहले हुए स्कॉटलैंड की आजादी के जनमत संग्रह को। वैसे ही अब ब्रिटेन में यूरोपीय संघ को छोड़ने या न छोड़ने पर जनता का फैसला आना है। कहा जा रहा है कि यूरोपीय संघ में रहने के पक्षधरों की संख्या बढ़ रही है, मगर लड़ाई कांटे की है। अपना मानना है कि ब्रिटेन को यूरोपीय संघ में रहना चाहिए। 21वीं सदी और भूमंडलीकरण का ये तकाजा है जो यूरोपीय संघ और मजबूत हो। आधुनिक काल को यूरोप ने लीड किया है, तो राजनीतिक व्यवस्था और पश्चिमी सभ्यता के दबदबे में ब्रिटेन की मूर्खता होगी जो यूरोपीय संघ को छोड़ेगा। यूरोपीय संघ कुल मिलाकर पश्चिमी सभ्यता का प्रतिनिधि राष्ट्र राज्य खाका है। ब्रिटेन के जाने से यूं संघ रहेगा। जर्मनी, फ्रांस, इटली का इंजन उसकी गति के लिए बहुत है। तभी ब्रिटेन का अलग होना उसका अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मारना होगा। यूरोपीय संघ की राजनीतिक बुनावट ने देशों के फर्क को, कंपटीशन को खत्म किया है। सीमाएं टूटी है। ऐसे में अब यदि चक्का उल्टी दिशा में घूमता है तो उसके आर्थिक वैश्विक गंभीर परिणाम होंगे। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में कांग्रेस पार्टी अभी कोई बड़ा फैसला नहीं करने जा रही है। भले कांग्रेस के नए बने प्रभारी महासचिव गुलाम नबी आजाद और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस की जोर शोर से चर्चा करा दी है और सीएम पद के दावेदार के नाम पर अटकलें लग रही हैं, लेकिन इस बारे में फैसला अभी नहीं होगा। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि पार्टी इस बात का इंतजार करेगी कि भाजपा क्या करती है। भाजपा सीएम का दावेदार पेश करती है या नहीं, और अगर करती है तो किसे चेहरा बनाती है, ये देखकर ही कांग्रेस का फैसला होगा। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के नेता इस समय समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों के साथ तालमेल की बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक तीसरे मोर्चे की संभावना पर भी बात हो रही है, लेकिन इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं होगा। इसका कारण यह है कि कांग्रेस में अब इस बात पर गंभीरता से विचार हो रहा है कि गांधी परिवार से किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में पेश किया जाए। अगर भाजपा के फैसले के बाद कांग्रेस प्रियंका गांधी को उतारने का फैसला करती है तो फिर कोई भी गठबंधन नहीं होगा और कांग्रेस अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी। इसके लिए जमीनी स्तर पर तैयारी हो रही है। 3 से ज्यादा टीमें इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि प्रियंका गांधी आती हैं तो उनकी कमान में कांग्रेस के जीतने की कितनी संभावना है। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद से ही यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद कांग्रेस पार्टी में अभी तुरंत कोई बदलाव नहीं हो, और हकीकत में भी वैसा ही हो रहा है। कांग्रेस के कई नेताओं की ओर से 2 टूक सलाह देने के बाद भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोई बड़ी पहल नहीं की है। चुनाव वाले राज्यों के अलावा कहीं भी बदलाव की चर्चा नहीं है। पार्टी के जानकार सूत्रों का कहना है कि राज्यों में अध्यक्ष और प्रभारियों के बारे में कुछ फैसले हो गए हैं, जिनका ऐलान राहुल गांधी के छुट्टी पर रहते हुए भी किया जा सकता है। बहरहाल जून में कांग्रेस का चिंतन शिविर होने वाला था। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने औपचारिक बातचीत में इसकी पुष्टि कर दी थी। कहा जा रहा था कि जल्दी ही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी और उसमें चिंतन शिविर का एजेंडा तय होगा। लेकिन अब कांग्रेस नेताओं का कहना है कि संगठन में फेरबदल और चिंतन शिविर दोनों टल गए हैं। राहुल गांधी के छुट्टी से लौटने के बाद ही कोई फैसला होगा। सो अब यह अटकलें लगाई जा रही है कि बदलाव संसद के मॉनसून सत्र से पहले होगा या बाद में। सोनिया गांधी का कार्यकाल इस साल के अंत तक है और पार्टी को सितंबर तक इस बारे में फैसला करना होगा। इस बार शायद उनके कार्यकाल का विस्तार नहीं किया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत होशियारी से शीला दीक्षित को फंसाने की कोशिश की थी। जैसे ही कांग्रेस पार्टी में ये चर्चा चली कि शीला दीक्षित को पंजाब का प्रभारी बनाया जा सकता है, उन्होंने 400 करोड़ रुपए के वाटर टैंकर घोटाले का मामला निकाला और केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख दी। केजरीवाल की सरकार ने उपराज्यपाल नजीब जंग को चिट्ठी लिखकर इस घोटाले की जांच की मांग की। पुलिस ने भी तत्काल कार्रवाई करते हुए इस मामले में FIR दर्ज कर दी। इस FIR में शीला दीक्षित के साथ केजरीवाल का भी नाम है। शीला को आरोपी बनाया गया है और केजरीवाल पर उनको बचाने का आरोप लगा है। असल में शीला दीक्षित ने ही केजरीवाल को फंसाने का प्लॉट तैयार कर दिया था। जब दिल्ली सरकार ने शीला दीक्षित
दीक्षित के खिलाफ चिट्ठी लिखी, उसी समय उन्होंने कहा था कि अगर इस काम में घोटाला हुआ है तो केजरीवाल की सरकार इसे पिछले 1.5 साल से क्यों चला रही है। ये सवाल सोशल मीडिया में भी उठा कि आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार में वाटर टैंकर घोटाले का मामला उठाती थी, लेकिन सरकार में आने के बाद उसे जारी रखा। अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के मुकेश मीणा चाहते हैं कि शीला दीक्षित और केजरीवाल से पूछताछ हो। भ्रष्टाचार के 2 और मामले केजरीवाल की परेशानी का सबब बने हैं। ऐप आधारित प्रीमियम बस सेवा और एक खास फॉरेंसिक लैब को जांच के सारे ठेके दिए जाने का विवाद पहले से चल रहा है। ऐप आधारित प्रीमियम बस सेवा की गड़बड़ियों में ही परिवहन मंत्री रहे गोपाल राय नपे हैं। आगे इस मामले में पूरी सरकार को मुश्किल होने वाली है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत को शामिल किए जाने का विरोध करने के बाद चीन अब खुलकर पाकिस्तान के समर्थन और बचाव में उतर गया है। चीन ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का बचाव करते हुए कहा कि वहां परमाणु प्रसार के लिए जिम्मेदार वैज्ञानिक AQ खान को पाकिस्तान का समर्थन नहीं था। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में पाकिस्तान का समर्थन करते हुए कहा गया है कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल होने के लिए जो छूट भारत को दी जाती है वो पाकिस्तान को भी मिलनी चाहिए। पाकिस्तान का बचाव करते हुए चीन ने ये भी कहा कि पाक सरकार ने परमाणु प्रसार के लिए AQ खान को हिरासत में लिया और उन्हें सजा भी दी। ये पहला मौका है जब चीन ने इस तरह खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया है। इससे एक दिन पहले चीन ने कहा था कि NSG की बैठक में भारत की सदस्यता का मुद्दा एजेंडे में नहीं है। हालांकि बाद में अपने स्टैंड पर सफाई देते हुए चीन ने कहा कि उसका स्टैंड भारत या पाकिस्तान के विरोध या समर्थन से नहीं जुड़ा है, बल्कि वो नीतियों की बात कर रहा है। उसने कहा था कि NPT देशों को सदस्यता दी जाए या नहीं, ये पहले तय होना चाहिए। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में सदस्यता के लिए अमेरिका ने एक बार फिर भारत के लिए समर्थन मांगा है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में शुरू हुई NSG देशों की बैठक से ठीक पहले अमेरिका ने सभी सदस्य देशों से भारत को समर्थन देने की अपील की है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जोश अर्नेस्ट ने कहा है कि अमेरिका मानता है और ये कुछ समय से उसकी नीति भी रही है कि भारत 48 देशों के समूह में शामिल होने के लिए तैयार है। इसलिए अमेरिका ने सभी सदस्य देशों से कहा है कि वो भारत के आवेदन पर विचार करें और उसे समर्थन दें। इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने सभी सदस्य देशों को चिट्ठी लिखी थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हजारों लोगों के साथ योग किया। योग दिवस के मौके पर चंडीगढ़ में आयोजित मुख्य समारोह में मोदी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने योग का महत्व बताते हुए कहा कि योग 0 बजट में स्वास्थ्य बीमा देता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने योग के लिए 2 पुरस्कारों का ऐलान किया है। इसमें एक पुरस्कार राष्ट्रीय होगा और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय। योग के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान देने वालों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। मोदी ने कहा कि इसके लिए नियम और जूरी बनाने का फैसला जल्दी ही किया जाएगा। मोदी ने लोगों से योग करने की अपील करते हुए कहा कि वो बिना पैसे के स्वास्थ्य की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि वो अमीर और गरीब सबके लिए है। योग दिवस को लेकर जुड़े धार्मिक विवाद का स्पष्ट जिक्र किए बगैर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आस्तिक के लिए भी है और नास्तिक के लिए भी। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग स्वस्थ रहने का सबसे सस्ता साधन है। उन्होंने कहा कि डायबिटीज मानव के लिए बड़ा खतरा बन रहा है और योग इससे भी सुरक्षा दे सकता है। भारत के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने हर साल 21 जून को पूरी दुनिया में योग दिवस मनाना शुरू किया है। भारत सहित पूरी दुनिया में आज इसका आयोजन हुआ। अपने विवादित बयानों से हमेशा चर्चा में रहे भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ ने मदर टेरेसा पर भारत के ईसाईकरण की साजिश का आरोप लगाया है। आदित्यनाथ ने कहा है कि मदर टेरेसा भारत के ईसाईकरण की साजिश का हिस्सा थी। उन्होंने एक कॉलेज में आयोजित राम कथा के कार्यक्रम में कहा कि मदर टेरेसा जैसे लोग कभी भारत के ईसाईकरण की साजिश में शामिल होते हैं तो कभी यही लोग पादर बनकर हिंदुओं को दफनाने की साजिश रचते हैं। योगी ने कहा कि ईसाइयों ने पूर्वोत्तर के राज्यों में कैसी खतरनाक स्थिति पैदा कर दी है, इसे देखना है तो वहाँ जाकर देखिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना से हिंदुओं के कथित पलायन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आखिर हिंदू कब तक पलायन करेगा और वो जाएगा कहां। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। सोचे पूरा दक्षिण एशिया या पूरा एशिया एक बाजार में बदले, लोगों को खुले आने जाने, काम करने की आजादी मिले तो कैसा लगेगा। यह सब यूरोपीय देशों ने बहुत पहले बना लिया। एक करेंसी, एक पासपोर्ट, एक बाजार और एक संसद, एक सचिवालय में यूरोप चलता है। उसे तोड़ने का भूत ब्रिटेन को क्या यूरोपीय संघ से बाहर निकलने देगा, इस पर आगे चर्चा करें। उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। इन दिनों
दिनों सारी दुनिया पर ब्रेक्जिट का बुखार चढ़ा है। पारंपरिक और सोशल मीडिया में इस बात पर चर्चा हो रही है कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ में बना रहेगा या बाहर हो जाएगा। ब्रिटेन के लोग गुरुवार को इस पर हो रहे जनमत संग्रह में हिस्सा लेंगे। जनमत संग्रह से पहले हुए सर्वेक्षणों में यूरोपीय संघ के साथ रहने वालों का पलड़ा भारी है, लेकिन मुकाबला कांटे का है। ब्रिटेन का समाज इस सवाल पर किस तरह से बटा हुआ है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों लेबर पार्टी के एक सांसद जो कॉक्स की हत्या कर दी गई। वे ब्रिटेन के यूरोपीय संघ में बने रहने की जबरदस्त पैरोकार थीं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन भी चाहते हैं कि उनका देश यूरोपीय संघ का सदस्य बना रहे। जिस तरह उन्होंने 2 साल पहले हुए जनमत संग्रह में स्कॉटलैंड को ब्रिटेन का हिस्सा बनाए रखने का अभियान चलाया था, उसी तरह वे यूरोपीय संघ में बने रहने का अभियान चला रहे हैं। ज्यादातर स्वतंत्र जानकार भी मानते हैं कि ब्रिटेन को यूरोपीय संघ में बने रहना चाहिए। यह उसकी आर्थिक प्रगति के लिए भी जरूरी है। ध्यान रहे, कई देश यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन में इस बात पर बहस हो रही है कि उसे इस संघ से बाहर हो जाना चाहिए। यूरोपीय संघ में इस समय 28 देश हैं और इसकी मुद्रा यूरो के बारे में कुछ समय पहले तक माना जाता था कि वह अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती दे सकती है। हालांकि यह स्थिति अभी नहीं आई है, फिर भी यूरोपीय संघ एक बड़ी ताकत है। ब्रिटेन के साथ उसका कारोबार बहुत बड़ा है। एक आंकड़े के मुताबिक ब्रिटेन से होने वाला 45% निर्यात यूरोपीय संघ के देशों को होता है। प्रधानमंत्री कैमरन ने अपने अभियान के समर्थन में इस आंकड़े का जिक्र किया था। हालांकि ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से बाहर होने का समर्थन करने वालों का कहना है कि ब्रिटेन भारत जैसे देशों के साथ कारोबार बढ़ा सकता है। इसका जवाब देते हुए कैमरन ने कहा कि भारत और चीन बड़े बाजार बन रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन के लिए यूरोपीय बाजार का ज्यादा महत्व है। कैमरन ने कहा कि ब्रिटेन की 80% अर्थव्यवस्था सर्विस सेक्टर वाली है। इसमें बीमा, बैंकिंग, विज्ञापन आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन अकेले लग्जमबर्ग को जितनी सेवा बेचता है वह भारत से ज्यादा है। ब्रिटेन की बड़ी कारोबारी कंपनियां यूरोपीय संघ में रहने के समर्थन में उतरी हैं। ऑटोमोबाइल, विमानन, पेय पदार्थों और यहाँ तक कि प्रीमियर लीग से जुड़े कारोबारियों ने ब्रिटेन के यूरोपीय संघ में रहने का समर्थन किया है। उनका कहना है कि यूरोपीय संघ का एक बाजार ब्रिटेन के विकास की गारंटी है। वे ब्रिटेन को सामरिक और आर्थिक ताकत बनाए रखने के लिए इसका समर्थन कर रहे हैं। दूसरी ओर इससे बाहर होने की वकालत करने वाले समूह के नेता जॉन लॉन्गवर्थ का कहना है कि ब्रिटेन अकेले रहकर बेहतर कर सकता है। उन्होंने कहा कि एकल बाजार एक मृग मरीचिका है, इससे ब्रिटेन का विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि यह एक संरक्षणवादी नजरिया है, एक खोल में दुबके रहने की सोच है। इस बहस में शरणार्थियों का मुद्दा अलग जुड़ गया है। यूरोपीय संघ से अलग होने का समर्थन कर रही दक्षिणपंथी पार्टी यूके इंडिपेंडेंस पार्टी का कहना है कि यूरोपीय संघ ने सबको फेल किया है। उसके पोस्टरों में ब्रिटेन में प्रवेश के लिए लाइन लगाकर खड़े शरणार्थियों की फोटो है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद यूरोपीय संघ और ब्रिटेन पर चर्चा करेंगे। यूरोपीय संघ के संविधान में लिखा हुआ है कि कोई देश यदि सदस्यता छोड़ना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। इसी के चलते ब्रिटेन में जनमत संग्रह हो रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कैमरन नई शर्तों के साथ नाता चाहते हैं। यह आसान नहीं है। अपना मानना है कि अंततः यूरोपीय संघ में बने रहने वाले लोगों का वहां बहुमत जाहिर होगा, इसलिए कि फायदे बहुत है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव है। संजीव जी, यूरोपीय संघ में रहा जाए या न रहा जाए, इसको लेकर ब्रिटेन में जनमत संग्रह होने वाला है। ये मामला देश के, हमारे लिए या दुनिया के लिए कितना महत्व वाला है? बहुत महत्वपूर्ण है। उसके कई कारण है, लेकिन मोटी बात ये समझ लीजिए कि दुनिया की जो बड़ी करेंसीज हैं उस समय, उसमें से एक यूरो है, एक स्टर्लिंग पाउंड है। यूरो यूरोपियन करेंसी है, स्टर्लिंग पाउंड ब्रिटिश करेंसी है, येन है जापान का, युआन है चीन का और अमेरिकी डॉलर। पांचों करेंसीज उससे प्रभावित होती हैं। और जिस तरह से ये करेंसीज ऊपर नीचे होती हैं, उससे दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। इसलिए आप देखिए 2 दिन बीच में पिछले सप्ताह भारतीय रुपया और शेयर बाजार सिर्फ ये ब्रेक्सिट के चक्कर में गिरा, क्योंकि अगर ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर होता है या ये रेफरेंडम में कैमरून हारते हैं, तो उसकी वजह से स्टर्लिंग भी टूटेगा, क्योंकि ब्रिटिश करेंसी भी कमजोर होगी, यूरोपियन करेंसी भी कमजोर होगी, वहां की अर्थव्यवस्था पे गहरा असर पड़ेगा, यूरोप और ब्रिटेन दोनों की। उसकी वजह से अमेरिकी डॉलर और ऑलरेडी स्ट्रांग होने के वो संकेत दे रहा है। येन, जो कि इतनी जापानीज इकोनॉमी इतनी कमजोर है, वो पिछले दिनों थोड़ा सा सुधरा है। तो चीन की तो करेंसी, अभी खैर चीन की तो अर्थव्यवस्था की अलग ही कहानी चल रही है।
तो उसका पूरी दुनिया पे असर पड़ रहा है। और यूरोप, कुछ भी कहिए, भारत का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, ब्रिटेन से हमारे पुराने इकोनॉमिक रिलेशंस भी हैं, तो हमारी भी बहुत उससे फर्क पड़ता है। तो एक मतलब नहीं, लेकिन इसमें अब खुद ब्रिटेन के अंदर ये मामला, क्योंकि हर कोई मानता है कि यूरोपीय संघ का होना बहुत अच्छी बात है, पश्चिमी सभ्यता का एक हिसाब से राजनीतिक वो बुनावट है, उसके बावजूद ब्रिटेन में इसको लेकर ऐसा झगड़ा, ऐसा बवाल क्यों हो गया? एक तो आर्थिक मंदी के दौर से यूरोप भी जूझ रहा है, ब्रिटेन भी जूझ रहा है, ऊपर से जो इमिग्रेशन की क्राइसिस आई, क्योंकि पहले जो यूरोप से जो ब्रिटेन में जो लोग जा रहे हैं उसके कारण, यूरोप से ब्रिटेन में। और देखिए, जब यूरोपीय संघ बना था तो ये 10-20 ऐसे देश थे जो आमतौर पे समाजवादी विचारधारा के संपन्न, नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, अमीर अच्छे मुल्क थे। अब इनके चारों तरफ एक तो वो पूर्व सोवियत यूनियन का ब्लॉक आ गया, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, पोलैंड, बल्गेरिया। अब आप इंग्लैंड अगर जाएंगे तो आपको पॉलिश सुपरमार्केट्स दिखेंगे, उनकी मॉल्स दिखेंगी। तो ये वो लोग हैं जो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आदत है, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। और ये वो देश है, ब्रिटेन और दूसरे देश भी, जर्मनी, फ्रांस भी, जहां ब्रॉडली आपके डोल्स पे जिंदा रहने की आदत थी कि भाई आप अनएम्प्लॉयड भी हैं तो आपको एक डोल मिल जाएगा। अब उस पर रुकावट आ रही है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो कानून तय करता है उसके अंतर्गत बड़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है कि आप सच में काम करने के लिए अनफिट हैं। लोग क्या कहते हैं, हमारी मर्जी का काम करें, मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये चीज नहीं चल सकती। दूसरी प्रॉब्लम ये हो रही है कि तो एक तो इमिग्रेंट्स जो बाहर से आ रहे हैं, दूसरी इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है वहां की। और ये बड़ी मजेदार बात ये है, कैमरून का साथ उनकी विपक्षी लेबर पार्टी दे रही है, और खुद उसकी कंजर्वेटिव पार्टी का जो एक बड़ा तबका है वो कैमरून के खिलाफ है, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई ये जो ट्रेड इम्बैलेंस इसकी वजह से बनता है, ईयू की रहने की वजह से, ये हमें पोसाता नहीं है, आज के जमाने में हमें सूट नहीं करता, इसलिए हमें बाहर रह के जो थोड़ा बहुत नुकसान होगा वो सह लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म फायदा होगा। शायद ऐसा होगा नहीं, इसलिए बाजार भी चिंतित है, दुनिया भी थोड़ी हिली हुई सी है। जी नहीं, लेकिन उसमें आपके अनुसार सरकार ने कितना दम लगाया हुआ है कि नहीं यूरोप में ही रहा जाए, क्योंकि सत्ता पक्ष जो है वो एक तरह से प्रभावित करता है। कैमरून ने तो दम लगाया हुआ है कि यूरोप में ही रहा जाए, और उसकी नहीं, लेकिन वो भी एक बीच में कहते रहे कि नहीं हम नई शर्तों के साथ में अपना नया कर लेंगे। कि कॉन्जर्वेटिव्स की एक सोच तो है ही कुछ इस तरह की कि ये ज्यादा लिबरल सोच है, लेकिन कॉन्जर्वेटिव्स में भी जो लिबरल धारा है जिसके अंदर इस वक्त कैमरून है इस मुद्दे पर, वो चाहता है कि रह जाए। क्योंकि देखिए, ब्रिटेन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? ब्रिटेन दुनिया की बड़ी 5-7 इकोनॉमीज में तो आज भी है, उसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, उसका 60% एक्सपोर्ट जो होता है वो यूरोप में ही होता है। अगर आप यूरोपीय संघ से बाहर आ गए तो जो ट्रेड की कंडीशंस अब खुंदक खाया हुआ यूरोपीय संघ लगाएगा, उससे ब्रिटेन को नुकसान होगा। यूरोपीय संघ के खुद संविधान में और व्यवस्था है कि किसी देश को अगर नहीं हो तो वो विड्रॉ कर जाए, ये अपने आप में उस संविधान में भी है। और यूरोप की ये नहीं मिजाज लगता, जैसे स्कॉटलैंड की आजादी का हुआ कि आजादी देते हैं या नहीं देते, तो ये संविधान, ये वहां उदारवाद के चलते ये ऐसे प्रयोग हो, तो इससे ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए क्या? असल में बात इसमें घूम फिर के सारी बात इकोनॉमी पे आती है। देखिए, यूरोपीय संघ जब बना था तो खुशहाल था, अब यूरोपीय संघ के देशों का ही दिवालिया निकल रहा है, ग्रीस का निकल गया, पोर्चुगल दिवालियापन के कगार पे, स्पेन का दिवालिया घोषित है या नहीं है दिवालिया, तो वजन तो मतलब ज्यादा संकट। अब अगर ब्रिटेन निकलता है तो ज्यादा बोझा ढोना पड़ेगा जर्मनी और फ्रांस को। फ्रांस की पहली हालत कोई अच्छी नहीं है, जर्मनी की भी कोई ऐसी नहीं है कि साहब सबका बोझा उठा ले। तो बात यह है कि अल्टीमेटली वजन पड़ रहा है, और प्लस जो यहां से इमिग्रेंट्स जा रहे हैं, अब टर्की से भी जाने लग गए, सीरिया से भी जाने लग गए, थोड़ा जो इस्लामिक उसका भी इसमें एक एंगल है टेरर का, तो बहुत सारे पहलू जुड़ गए हैं। और अल्टीमेटली क्या है कि किसी भी किस्म की अनिश्चितता ग्लोबल इकोनॉमी को जो फॉलो करते हैं वो पसंद नहीं करते। नहीं, पर ये कुल मिलाकर यूरोपीय और ब्रिटेन के नेतृत्व की कमी का नतीजा है या हालातों की मजबूरी में ये सब कुछ हो रहा है? मेरे ख्याल से वही वाली बात है कि जब ओवरऑल हालात दुष्कर हो, जटिल हो, कठिन हो डगर पनगट की, तो सारी स्थिति अपने आप ही विकट बन जाती है। तो आपका क्या है गट रिएक्शन मानना कि क्या ब्रिटेन अलग हो जाएगा या नहीं? मेजोरिटी में लोग समर्थन में करेंगे कि नहीं हम यूरोप में ही रहेंगे? देखिए, अल्टीमेटली जैसे किसी ने कहा है कि अगर यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन अलग होता है तो दैट विल बी द डेथ और एंड ऑफ एन आइडिया, एक सोच की समाप्ति हो जाएगी। तो शायद उससे पहले एक बार फिर पुनर्विचार शायद कर लेंगे और ये सब रुक जाएगा शायद। जी संजीव जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं, या hsvyas@twitter और Facebook/
नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।